आरती गुरुकुल में स्वागत है आपका। और कहानियों की इस श्रृंखला में आज जो कहानी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका प्रकाशन वर्ष 1901 है और यह कहानी का नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। माधवराव सप्रे की लिखी हुई यह कहानी है जो कि छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी और अधिकांश विद्वानों की सहमति से यह कहा जाता है कि हिंदी की यह प्रथम मौलिक कहानी है। इससे पहले जो भी कहानियां अब तक हिंदी की बनी थी वो सभी दूसरी भाषाओं की कहानियों से अनुदित कहानियां थी या फिर जो लोक कथाएं या कहानियां पहले से प्रकाशित हो चुकी है उसी को लिखा गया था फिर से। लेकिन ये माना जाता है कि यह पहली मौलिक कहानी है और ऐसा देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वानों ने ये माना है कि ये मौलिक कहानी है। ये देवी प्रसाद वर्मा जी का कहना है कि यह एक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। साथ ही इसको एक आदर्शवादी कहानी भी माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये कहानी आप पढ़ेंगे तो बहुत ही छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें जो है लेखक एक आदर्शवाद प्रस्तुत करते हैं। यह एक फील गुड कहानी या इसको सुखद अंत कहानी भी इसको कहा जाता है। इसमें जो संघर्ष है उसका अंत में जो है वो सुखद अंत होता है इसमें। तो इसको हम आदर्शवादी कहानी इसको कहा गया है। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस कहानी का जो सारांश है उसमें ये जो एक जमींदार रहता है तो वो अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और जमींदार की आंखें खुलने के पश्चात जमीन की झोपड़ी वापस करने की एक छोटी सी आदर्शवादी कहानी है इसमें। तो हम ये कहानी बहुत ही छोटी सी है और आप कोशिश कीजिएगा कि जरूर पढ़ लीजिएगा इस कहानी का। पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी, तो वहां से आप जरूर इस कहानी को पढ़ लीजिएगा। यह एक छोटी सी आदर्शवादी कहानी है। आदर्शवादी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक सीख देने का ऐसा मतलब दिखलाया गया है कि जैसे एक शिक्षा दी जा रही हो। इसके मुख्य पात्रों की बात करें तो इसमें जो मुख्य पात्र है वो एक बुजुर्ग विधवा और उसकी पोती और जमींदार, ये तीन लोग हैं इसमें। तो बुजुर्ग विधवा जो है वो क्या है, अपनी बहू और पुत्र की मौत देख चुकी है। अब एकमात्र पोती ही उसके जीने का सहारा है। जमींदार क्या है, जमींदार जो है वो एक दम्भी व्यक्ति है। बाद में टोकरी पर मिट्टी न उठा पाने पर उसका अहंकार तिरोहित हो जाता है। तो इसमें यही एक छोटी सी कहानी है। चलिए इसका आगे इसकी विशेषताएं वगैरह सब हम देखेंगे और इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही इसे लाइक भी कर दीजिएगा और लोगों को शेयर भी कीजिएगा जो भी यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौण पात्रों को हम देखेंगे तो गौण पात्र में बुजुर्ग विधवा की जो पोती है वो है जमींदार का वकील। ये दोनों गौण पात्र कहे जाते हैं। यानी कि बहुत ही वैसे भी बहुत छोटी सी कहानी है, सिर्फ एक पन्ने की कहानी है और इसमें ज़्यादा पात्र नहीं है। और इसकी विशेष बातें जो हैं वो है कि जो विधवा बुजुर्ग महिला की एक उसकी पीड़ा का वर्णन है। उसका किसी का भी घर छिन जाने पर एक पीड़ा जो होती है तो उस चीज का इसमें वर्णन किया गया है। महिला की, बुजुर्ग महिला की पीड़ा का वर्णन है। शोषण का चित्र है कि जमींदार जो है उस समय के, ये 1901 की कहानी है तो आप समझ सकते हैं वो जमींदारी प्रथा थी। तो जमींदार किस तरह से मतलब लोगों का शोषण करते थे, जनता का, आम जनता का। तो उसकी ये कहानी है। कहानी की मूल संवेदना है और हृदय परिवर्तन। मतलब लास्ट में क्या होता है कि जमींदार का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। एक घटना जो उसकी संवेदना को बढ़ा देती है और वो भावुक हो उठता है, तो इससे उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश भी है इस कहानी में। जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। लचर कानून व्यवस्था का भी जिक्र है। मानवता का संदेश दिया गया है।
कानून व्यवस्था की बात इसमें इसलिए की गई है क्योंकि वो जो झोपड़ी रहती है वो इसकी ज़मीन में नहीं होता, ज़मींदार की ज़मीन में नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो वकीलों को पैसे देकर और कुछ करके मतलब भ्रष्ट तरीके से वो झोपड़ी जो है वो अपने नाम करवा लेता है ज़मींदार, और फिर उसको तोड़ करके अपना अहाता बड़ा करना चाहता है। तो इसलिए इसमें लचर कानून व्यवस्था का भी जिक्र किया गया है, ऐसा लेखक का मानना है। जमींदार के हृदय परिवर्तन के साथ कहानी समाप्त होती है। गरीब, बुजुर्ग, महिला, अमीर, जमींदार के बीच वर्ग भेद दिखाया गया है। कहानी का केंद्रीय तत्व आदर्शवाद है। वर्ग भेद दिखाया गया है कि अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज़्यादा ही अंतर है, आज भी है, उस समय कुछ ज़्यादा ही था। और हम इसकी प्रमुख पंक्तियों की बात करें तो चलिए देखते हैं कुछ प्रमुख पंक्तियाँ जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको अभी पढ़ने पर लगेगा कि हाँ ये तो इसी की पंक्ति हम देखकर पहचान लेंगे, लेकिन जब हम एग्जाम में इस तरह की पंक्तियाँ देखते हैं तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें इस तरह की पंक्तियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा ने बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले विधवा से बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से उसी पर बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। ये कन्या की जो उम्र है, यानी कि उसकी पोती की उम्र 5 वर्ष, ये जरूर याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम में अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो देखेंगे कि अक्सर ये बात पूछा जाता है। किसी भी पात्र की अगर कहानी में उम्र दी गई हो तो उसको जरूर से आप याद कर लीजिए, उसकी शिक्षा, उसका उम्र, ये सब जो दिया गया हो, या किस बीमारी से मरा है, तो ये सब चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आजकल प्रश्न इसी सब तरह से आ रहे हैं। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था, यानी उसको एक लगाव सा था उस महिला को। भले ही झोपड़ी थी लेकिन उसका एक लगाव था कि उसका पति, उसका पुत्र और पतोहू सब उसी में रहते थे, सब मिलजुल कर, और बाद में एक एक करके वो उनकी मृत्यु हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था और बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। कानून व्यवस्था का दुरुपयोग कर उस बुजुर्ग महिला को वहां से निकाल दिया, कानून व्यवस्था को का दुरुपयोग करके, यानी भ्रष्ट तरीके से। जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब ये कथन किसका है? ये वो बुजुर्ग महिला जो है वो जमींदार से आकर कहती है, उसे गुजारिश करती है कि मेरी जो पोती है वो खाना पीना छोड़ चुकी है, तो अब मैंने ये सोचा है कि क्यों ना इससे यहाँ की थोड़ी सी मिट्टी ले जाकर उसी से चूल्हा बना लूं, और क्या पता कि वो उससे रोटी खाने लगे। ऐसा मतलब उस बुजुर्ग महिला को विश्वास रहता है, कि इसीलिए वो कहते हैं कि एक टोकरी भर मिट्टी लेकर वो उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, इससे भरोसा है कि वो रोटी खाने लगेगी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। अपनी मिट्टी के प्रति स्नेह से उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और बाहर ले आई। मतलब होता है ना, अपना घर जो है वो घर का एक अलग ही मोह होता है। तो अपना घर किसी का भी, चाहे वो झोपड़ी ही क्यों ना हो, अगर वो टूटता है तो उसका बहुत दुख होता है। तो और उसमें भी वो बिल्कुल ही गरीब और अनाथ विधवा औरत थी, तो उसके लिए तो सब कुछ वो घर ही था। और ऐसे में जब वो वहां पे जाती है तो उसे पुरानी बातें याद आ जाती है और वो किसी तरह से एक टोकरी मिट्टी भर के बाहर आ जाती है। फिर वो क्या है, जमींदार से कहती है कि महाराज आप नाराज ना हो, तो एक टोकरी मिट्टी मुझसे उठाई नहीं जाती।
यह विधवा ने कहा कि महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार अब जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे, आप ही इस बात पर विचार कीजिए। ये बात तब कहती है वो विधवा औरत जब वो टोकरी लेकर बाहर आती है और उसको जमींदार से उसको कहती है कि उठा करके मेरे सिर पर रख दीजिए क्योंकि मैं ये बहुत ही भारी है। लेकिन जमींदार वो टोकरी उठा नहीं पाता है। तो इसी बात पर वह विधवा जो है उस पर तंज कसते हुए यह कहती है कि जब एक टोकरी मिट्टी आपसे नहीं उठाई जा रही है तो मेरी झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हुई है, तो आप उसका भार कैसे उठाएंगे। और इसी से क्या होता है, ये बात सुन करके उस जमींदार का जो होता है वो हृदय परिवर्तन हो जाता है। और ये क्या करते हैं, जमींदार साहब का धन मद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म से के पश्चात उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और हृदय परिवर्तन होने से उसकी झोपड़ी वापस दे दी। तो ये एक तरह से पूरी कहानी ही हो गई है। तो आप देखिए कि वो धन की वजह से जो था उसको अपने आप पर घमंड हो गया था, लेकिन विधवा की बात सुन करके उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है जमींदार का। आगे हम कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे जो पीवाईक्यू हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। एक एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में अनाथ विधवा की पोती की उम्र क्या है। तो मैंने कहा था ना कि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो अनाथ विधवा की पोती की उम्र 5 वर्ष है, ये सही उत्तर होगा 5 वर्ष। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में झोपड़ी के छूटने पर पोती ने क्या छोड़ दिया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टहलना, खाना, सोना, रोना। तो क्या छोड़ दिया था उसने, खाना छोड़ दिया था, तभी ना वो चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी लेने आई थी। तो ये खाना छोड़ दिया था उसने। एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी में एक टोकरी भर मिट्टी से वो क्या बनाना चाहती थी, बुजुर्ग विधवा जो है वो क्या बनाना चाहती थी। 4 ऑप्शन है, चूल्हा, खेत, कमरा, घर। तो वो क्या बनाना चाहते थे, एक टुकड़े मिट्टी से क्या बनेगा, चूल्हा ही बनेगा, ऐसे भी इंसान को सोच लेना चाहिए। एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी में जमींदार किस बात से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गया था। तो इंसान को घमंड किस बात का, किसी भी चीज का घमंड हो सकता है, बुद्धि का भी हो सकता है, गहने का भी हो सकता है, धन मद का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जमींदार के बारे में पूछी गई तो जमींदार को किस बात का घमंड था, उसको धन मद का घमंड था। इसी बात से वो अपना जो है कर्तव्य भूल गया था और बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी में जमींदार विधवा को क्या वापस करता है। तो उसको क्या वापस करता है, झोपड़ी, गहने, घर, पैसे। तो इसमें सही उत्तर है झोपड़ी, क्योंकि उसकी झोपड़ी ही होती है जो उसके लिए सारी धन संपत्ति उसकी झोपड़ी ही होती है। तो वो उसको वापस कर देता है जिसके से वो अपना खुश हो जाती है। संवेदना की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के संबंध में उपरोक्त कथन किसका है। मतलब ये कहा गया है कि संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ देसी हिंदी बताया गया है। तो ये जो है कथन ये किसका है। तो ये कथन आपका 4 ऑप्शन है, इसमें गोपाल राय का कथन है। ये गोपाल राय ने ही इसको कहा है कि यह इसकी भाषा को ठेठ हिंदी की भाषा कहा गया है। इसमें कुछ पंक्तियां हैं, इसको आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। उसको पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है।
हाँ, इस तरह से आप इसको देखिए। सबसे पहले हम पढ़ते कि जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी, पैर पकड़ने लगी, तो उनके मन में दया आ गई। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे, लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में टोकरी लेकर वहां आ पहुंची। जमींदार साहब धन मद से गर्वित होकर अपने कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन को सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और झोपड़ी वापस दे दी। तो इसका इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जिसमें ये डी सबसे लास्ट में आएगा, और ये बी बी सबसे पहले आएगा। ये किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास से गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी, तो ये बी पहले आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि बी पहले है और डी बाद में है। यहाँ पर भी है ऐसा, तो इसके बाद देखते हैं कि कौन आएगा, बी के बाद कौन सा आता है। बी के बाद सी आएगा, तो ये सही उत्तर इसका तीसरा जो है वो ये सही उत्तर होगा। बी सी ए डी, ये इसका सही उत्तर होगा। अब इसमें से ये बताना आपको कि कौन सा कथन जो है वो सही है। एक टोकरी भर कहानी के विषय में कौन सा कथन सही है? कहानी का प्रकाशन वर्ष 1900 है। यह कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है। यह बहुत ही बड़ी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित नहीं है। तो आप ये देखिए कि ये सही बात है। यह कहानी 1900 ईस्वी की है। यह कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है, सही है। यह बहुत बड़ी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी, तो बड़ी तो बिल्कुल भी नहीं, कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है लेकिन बड़ी नहीं है, ये छोटी कहानी है, तो ये सी गलत होगा। आज के यथार्थ से जुड़ी है, तो ये भी सही बात है, ये आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है, लेकिन यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित नहीं है, तो ये गलत बात है, वर्ग भेद पर आधारित है। तो सी और ई जो है वो गलत होगा, और इसका सही उत्तर है ए बी और डी। ए बी और डी इसका सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 4, ए बी और डी, ये सही उत्तर है। तो यहीं पर ये कहानी जो है वो खत्म होती है। और आपको मेरा ये कैसा लगा? मैंने कुछ दूसरी तरह से ट्राई किया है इसको, पीडीएफ से पढ़ाने की कोशिश की है, तो आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। और इससे पहले मैं आपको पीपीटी बना करके उसे पावर पॉइंट पे पढ़ाती थी, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसे पीडीएफ बना करके पढ़ाने की कोशिश की है। तो आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा। और अगर सही नहीं लगता है तो मैं फिर से पीपीटी बना करके उसको उसी पे पावर पॉइंट पे ही पढ़ाने का कोशिश करूँगी। और आप समय समय पर मुझे अपनी एडवाइस ज़रूर देते रहिए। बहुतों की एडवाइस मैं पढ़ती रहती हूँ और सबका रिप्लाई भी करती हूँ। तो आप मुझे ज़रूर बतलाइएगा कि मैं और किस तरीके से अपने चैनल को अच्छा बना सकती हूँ, और कंटेंट भी
कंटेंट के ऊपर तो मेरा पूरा फोकस रहता है, तो आप भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा और बताइएगा कि मेरा कंटेंट कैसा है और आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं एग्ज़ाम में। तो ये सब बातें आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे मैं दूसरी कहानी लेकर के आऊँगी। कल हम पढ़ेंगे राही कहानी। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।